मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ, कभी कभी वनडे खेलता हूँ, लेकिन आज मैं 2020 खेलने आया हूँ। मैंने इसलिए कहा कि सामान्यतया मैं पूरे देश में जहाँ जाता हूँ 1.5 घंटे के आसपास अकेले बोलता हूँ, कम से कम 1 घंटे बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे बताया कि मुझे आधे घंटे बोलना है, तो आज मेरे लिए 2020 है। दूसरा, मैं कभी बैठ के नहीं बोलता, मैं वहाँ खड़े होके बोलता हूँ, तो आज बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे, कुछ नई बातें होंगी, और जो आप लोग हमसे पूछते वो आज हमारे भाई, हमारे अनुज, वो आपके माध्यम से आपका पक्ष वो रखेंगे, और मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। निवेदन केवल इतना है, हमारा सत्र ताली वाला नहीं होगा, हमारा सत्र केवल सुनने वाला होगा, हमारा सत्र मीठा झूठ वाला नहीं होगा, हमारा सत्र कड़वा सच वाला होगा। मीठा झूठ मुझे पसंद नहीं है, शुगर होती है मीठा झूठ से। मीठे झूठ के कारण स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी हम उस गाजी के नाम पे चल रहे गाजियाबाद में बैठे हैं, जिसका 5000 साल तक नाम गजप्रस्थ था। तो इस गजप्रस्थ पे हम बैठे हैं, लेकिन गाजियाबाद के नाम से बैठे हुए हैं। तो ये कड़वा, एक मतलब कड़वा सच्चाई यहाँ से शुरू होती है। जी, बस मुझे लग ही रहा था कि सर का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, अच्छा हुआ सर उससे पहले ही रुक गए और मुझे मौका दे दिया। आज जो हमारी स्वराज सभा है, सर ने सही कहा, बिल्कुल 2020 के रूप में ही चलेगी, क्योंकि सर के जो टॉपिक हैं वो इतने विस्तार हैं, मतलब जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें एक अलग ही कोर्ट बनानी पड़ेगी आपके पीआईएल को सुनने के लिए, और हम उनके बारे में जानेंगे आपसे। तो इसलिए हम बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपसे करेंगे। और सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि पीआईएल भारतीय संविधान में नहीं थी। जस्टिस पीएन भगवती ने एक जजमेंट के द्वारा पीआईएल को जन्म दिया। उस पीआईएल ने बहुत फंडामेंटल चेंजेस किए। इसका एक रूप हमने एमसी मेहता के रूप में देखा है, और उसके बाद जो मैं एक फंडामेंटल फेस देखता हूं उसका, वो आपसे शुरू होता है। सर, पीआईएल क्यों, और कोई माध्यम क्यों नहीं? देखिए, मैं इंजीनियर था, मैं कानपुर में एलमल वेस्पा में था, फिर हीरो होंडा गया, फिर मारुति गया, लेकिन मुझे लगा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय वेशभूषा, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज जो दुनिया का सर्वोत्तम रहा है, शायद उसको स्थान नहीं मिल पा रहा है। गुलामी की चीज़ें चल रही हैं, गुलामी का पुलिस का कानून, गुलामी का जुडिशल सिस्टम, गुलामी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। हम नाम के तो कहने के लिए तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ गुलामी 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 चल रहा है। इवन जजेस के पीछे जो अर्दली खड़ा होता है वो भी गुलामी वाला होता है, जो हमारी भाषा है वो भी गुलामी है। 1860 का इंडियन पिनल कोड यूज़ कर रहे हैं, 1861 का पुलिस एक्ट यूज़ कर रहे हैं, 1872 का एविडेंस एक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, थाना, तहसील, सुप्रीम कोर्ट, और इवन हमारी संसद, हमारी विधानसभा, सब कुछ गुलामी के कल्चर, गुलामी के उससे चल रही। तो मुझे लगा इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने का 2 ही तरीका है, या तो आप सांसद बन जाओ, सांसद बनने की मेरी औकात नहीं है, सांसद बनने की मेरी क्षमता नहीं है। तो मैंने कहा दूसरा तरीका यही है कि कुछ पीआईएल को यूज़ किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है हमें। फिर मैंने उस पीआईएल को यूज़ करना शुरू किया है। अभी तक 125 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में है, 25 से ज़्यादा हाई कोर्ट में है, और उन्हीं पीआईएल के द्वारा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समाधान तो अल्टीमेटली संसद और सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा, लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाया जा सकता, आप लोग जगा सकते हैं, वो है सड़क और सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग सड़क और सोशल मीडिया का उपयोग करिए, हम सुप्रीम कोर्ट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी सांसद अपने आप जागेंगे, धीरे धीरे जागते रहेंगे। सर, मैं आपसे आपकी जो सबसे पहली पीआईएल थी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं, तो सर बात यही हुई थी, अभी शहजाद जी भी यहाँ थे, कि जब ड्राफ्ट ही नहीं है तो हम क्या डायरेक्शन सीख कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज भी इन वेरियस जजमेंट्स आप देखेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इशारा करती आई है कि वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसके लिए पीआईएल क्यों? वो भी 23 नवंबर 1948 को बहुत लंबी इस पर डिबेट हुई थी। 23 नवंबर 1948 को पूरी लंबी चर्चा के बाद संविधान सभा ने तय किया कि भारत में एक इंडियन पिनल कोड पहले से चल रहा है, ऐसे एक कॉमन सिविल कोड आएगा। आप उसको कॉमन सिविल कोड कहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहिए, या इंडियन सिविल कोड कहिए, जो कुछ कहिए।
तय ये हुआ कि भाई भारत में सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन बाद में सबको समान अधिकार देने की बजाय अपना हिंदू कोड बिल आ गया। वास्तविकता यह भी है कि कॉमन सिविल कोड आने और न आने से भारत के हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन सिविल कोड की जरूरत इनफैक्ट मुस्लिम्स को है, हिंदुओं को है ही नहीं है। भाई कॉमन सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, तो हिंदुओं को क्या फायदा? पहले अभी 18 साल और 21 साल है, चलो मान लो दोनों बराबर हो गया, 21 साल हो गया। सबसे ज्यादा जो कॉमन सिविल कोड को फायदा मिलेगा वो तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी शादी की उम्र 9 साल है आज भी। 1937 के शरीयत एक्ट के कारण उनकी शादी की उम्र 9 साल चल रही है, तो कॉमन सिविल कोड का फायदा उनको हुआ। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी तोड़ने का तरीका यानी तलाक का तरीका सबका एक हो जाएगा। अभी हिंदुओं को कोई फायदा, हिंदुओं में तो ऑलरेडी कोर्ट के जरिए शादी टूटती है, फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। भाई ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 5 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, सबका जो तलाक होगा कोर्ट के जरिए होगा, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदुओं को पहले गुजारा भत्ता मिलता है, मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको केवल मेहर की रकम मिलती है, वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए होती है। तो कॉमन सिविल कोड को फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, तो हिंदू बेटियों को गोद लेने का अधिकार पहले ही है, मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको मिल जाएगा, तो फायदा उनको हुआ। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट सबको हो जाएगा, तो हिंदू बेटियों को इक्वल राइट पहले ही है, फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। इसलिए जो लोग, और दुख की बात है, हिंदू कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड लाओ, जिनको कोई फायदा नहीं है, और मुस्लिम समाज कह रहा है कॉमन सिविल कोड मत लाओ, जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। 1937 के शरीयत एक्ट से सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी। वो कह रहा है हमको शरीयत एक्ट चाहिए, हालांकि सब नहीं कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, ओवैसी टाइप के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड इसलिए होना जरूरी है क्योंकि भारत की संस्कृति प्रोटेक्ट हो, प्रमोट हो, भारत की सभ्यता आगे बढ़े। और मेरा यह मानना है कि मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान राम हैं। भगवान राम के पहले तक पॉलीगैमी थी, 2, 3, 4 विवाह होते थे, लेकिन चक्रवर्ती नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तय किया कि एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। इसी तरीके से जिस पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा अभी किसी ने सवाल पूछा था, मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। तो ये चीजें तो अनंत काल पहले हो चुकी है, हम इस संविधान में कुछ नया नहीं करने वाले। सच्चाई तो यह है कि अगर हम राम राज्य को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर लें, राम राज्य का अध्ययन अच्छी तरीके कर लें और वापस उसको पुनः बहाल कर दें, तो भारत में बहुत सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और सबका साथ सबका विकास होगा। सर मेरा जो प्रश्न था वो एक बारीकी को लेकर था। संविधान भी कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, संविधान निर्माताओं ने ही कहा होगा, तभी वो इसमें आर्टिकल है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सब लोग यही बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन सर ये रास्ता क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट कर सकती है कि वो संसद के थ्रू आएगा, एक राजनीतिक जागरण के थ्रू आएगा? मेरे हाथ में ये संविधान है। इस संविधान के शेड्यूल 3 में सबकी शपथ है, मंत्रियों की शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ इसी में लिखी है, हाई कोर्ट के जजेस की भी शपथ लिखी हुई है, प्रधानमंत्री की भी शपथ है, सबकी इसमें शपथ है। प्रधानमंत्री और मंत्री, मुख्यमंत्री क्या शपथ लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या शपथ लेते हैं? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ध्यान से समझे, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो इस संविधान की स्पिरिट को बनाए रखना और संविधान में जो कुछ है उस कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को लागू करना, यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ड्यूटी है। दूसरा मैं क्यों कहता हूं, प्रधानमंत्री की कुर्सी सामान्य कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर कुछ नहीं लिखा होता।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म हो उसकी जय होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय। यानी यतो धर्मस्ततो जय का पलड़ा सत्यमेव जयते से भी ऊपर है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो वो वाक्य है वो। तो सवाल क्या है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की ड्यूटी क्या है? यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म हो वहां जय है। धर्म क्या है? राम राज्य की स्थापना। राम राज्य क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये ड्यूटी मुख्यमंत्री की भी है, ये ड्यूटी प्रधानमंत्री की भी है, ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी है, ये ड्यूटी हाई कोर्ट के जजेस की है। ये ड्यूटी हमारे जो तीनों हमारे पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की ड्यूटी है कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो जो लोग विदेश से पढ़ के आए थे वो तो कह रहे थे भाई आपका क्या क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ऐसा हम एक समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय विद्वान थे, भारत में पढ़े लिखे थे, उनका कहना था हम भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज्य से बड़ा गुड गवर्नेंस का मॉडल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और राम राज्य को मैं 4 शब्दों में कहता हूं, आप लोग एक बार रिपीट करिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। यानी जजेस की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है वो इस तरीके की नीतियां लागू करे, ऐसे नियम कानून बनाए, ऐसे जजमेंट पास करे जिससे धर्म की जय हो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है इस तरीके से नियम कानून बनाए और नियम कानून का पालन करें, अधर्म का नाश हो, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करें, प्राणियों में सद्भावना हो, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे विश्व का कल्याण हो। ये राम राज्य, इससे बड़ा गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। परंतु सर हमारे संविधान में धर्म बनाने की, क्योंकि आप जहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ बनाने का दायित्व दिया किसे है? सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर को दिया है। पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट जजेस करने लगे तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। बात यही आएगी कि वी आर डिसआर्मिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन एंड वी आर आर्मिंग सम ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स। हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। घर में जो दीदी आती है काम करने के लिए, उसको 3000 रुपये, 4000 रुपये देते हैं। उसकी ड्यूटी क्या होती है? घर में अच्छी तरीके झाड़ू पोछा करना। जो 10-15 हज़ार रुपये देते हैं ड्राइवर को, 15,000, 20,000 रुपये, उसकी क्या ड्यूटी है? अच्छी तरीके गाड़ी, जोर से बोलिए जरा, अच्छी तरीके गाड़ी। डॉक्टर की ड्यूटी अच्छी तरीके इलाज करना। तो सांसदों की क्या ड्यूटी है? अच्छा कानून बनाना। अच्छा कानून बनाने का 2 तरीका है, एक अपना पुराना इतिहास देखो और ये भी देखो कि अगर बाहर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस चल रही हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे सांसद जब अपना घर बनाते हैं तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का नया जो घर बन रहा होगा उसको देख के आएंगे, बच्चे बताओ किसके घर में ड्राइंग रूम कितना बड़ा, किसका बेडरूम कितना बड़ा, किसका किचन कितना बड़ा, वास्तु के हिसाब से बना कि नहीं बना, सब देखेंगे। लेकिन जब संसद में कानून बनाना होता है तब ये नहीं देखेंगे कि हमारा प्राचीनतम इतिहास कैसा था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला घर कैसा था, और न ये देखेंगे आज की डेट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान में कैसा कानून चल रहा है। जो बनाया वही किया करके बना दिया। इनफैक्ट जैसे ड्राइवर को वेतन मिलता है सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए, सर्वोत्तम विधि से गाड़ी चलाने के लिए, डॉक्टर को वेतन मिलता है सर्वोत्तम विधि से इलाज करने के लिए, वैसे सांसदों को, विधायकों को वेतन, भत्ता, गाड़ी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, नौकर चाकर, सिक्योरिटी, पुलिस किस लिए मिलती है? सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए। सांसद को, विधायक को संविधान में लॉ मेकर कहते हैं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कानून बनाना, सेकेंडरी ड्यूटी है फीता काटना, घूमना, भाषण देना, बर्थडे पे जाना, इनविटेशन में जाना, फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, ट्विटर पे ट्वीट करना, बाकी सब सेकेंडरी ड्यूटी है। उसके लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता। आप लोग जो टैक्स देते हैं वो किस काम के लिए देते हैं? सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए। लेकिन मुझे दुख है
हमारे पास 6,500 कानून है। मैं कंपेयर कर करके देख रहा हूं बहुत दिन से, हमारा एक भी कानून, चाहे वो एंटी करप्शन कानून हो, चाहे एंटी क्राइम कानून हो, चाहे एंटी ड्रग कानून हो, कोई भी कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून नहीं है। यह दुख की बात है, एक भी कानून हमारा सबसे अच्छा नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, यानी 5 करोड़ परिवार मुकदमों के कारण टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार में एवरेज 6 आदमी का परिवार, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। जुडिशियल रिफॉर्म करने में मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपए खर्च चाहिए। 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाए, भारत की जुडिशरी दुनिया की नंबर 1 बन जाएगी। 25,000 करोड़ में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट से 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है मैक्सिमम। लेकिन 25,000 करोड़ खर्च कर हम इंडिया की जस्टिस सिस्टम को ठीक कर दे, उसमें बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। तो भारत में जुडिशरी अच्छी होने का मतलब नक्सलवाद खत्म, जस्टिस सिस्टम स्पीडी हो गया, माफिया राज खत्म, खनन माफिया खत्म, आपका मुकदमे खत्म, अपराध खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। पुलिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम अच्छा हो जाए तो भारत में बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। आज की डेट में अपना घर लोग किराए पे देते हैं, उस खाली कराने में 50 साल लग जाता है। गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा हो जाता है, उसको अपनी जमीन को वापस लेने में 30 साल 40 साल लग जाता है। मेरा अभी एक लेटेस्ट, मैं जौनपुर गया था एक कार्यक्रम में। अब देखिए, जौनपुर कहा तो याद आ गया, भगवान परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। जैसे गाजी नाम का लुटेरा आया जिसने गजपत को गाजियाबाद बना दिया, ऐसे जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। उस जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से, यानी 37 साल से अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं, चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। चकबंदी अधिकारी के यहाँ फैसला होगा, डीडीसी के यहाँ जाएगा, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 37 साल बीत चुके हैं, अभी 35 साल और सेकंड जनरेशन लड़ रही है। इसका मतलब थर्ड जनरेशन मुकदमा लड़ेगी। ये सिचुएशन हो गई है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैंने पहले कहा था, थोड़ी कड़वी कड़वी बातें होंगी, मीठी मीठी वाली बातें हो चुकी हैं। जिनको जो काम करना चाहिए, सब लोग स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वधर्म का पालन यह है, डॉक्टर अपने धर्म का पालन करे, ड्राइवर अपने धर्म का पालन करे, जज अपने धर्म का पालन करे, उसी तरीके सांसद विधायक अपने धर्म का पालन करें और अपने स्वधर्म का पालन। मैंने कहा ना, सांसदों विधायकों का प्राइमरी ड्यूटी है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती है, कानून फ्री में बनता है। दुनिया का सबसे बढ़िया कानून फ्री में बन सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आपके जीवन में जो परेशानी हो उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, वाई एनालिसिस करिए। 80% प्रॉब्लम का रूट काज घटिया कानून है। आपके जीवन में जो टेंशन है, ज्यादा फीस आ रही है, फीस का टेंशन है, रूट काज है घटिया सिस्टम। ट्रैफिक जाम हो रहा है, रूट काज है जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया। यानी 80% समस्याओं का रूट काज है या तो कानून है नहीं, और कानून है तो घटिया है। और कानून बनाने कोई लागत नहीं है। दुनिया के सर्वोत्तम कानूनों को मुफ्त में बनाया जा सकता है।